In this video, I'm going to explain the fifth chapter of physics, which is magnetism and matter. ये चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, मतलब पूरी फिजिक्स अगर आप देखोगे ना, सबसे इजी चैप्टर ये है क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर है। 4-5 फॉर्मूला होंगे जो आपको पढ़ने हैं, बाकी जो आपने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे ऑल्टर करके पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा, एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स करा दूंगा एंड उसके बाद में आपको जो भी क्वेरी होगी, डाउट में पूछ लेना, मैं उसको आंसर भी कर दूंगा। अब देखो, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले समझना होगा ये मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की, जिसमें क्या होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को या फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड्स को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। आई रिपीट, एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, उसकी समझ लो एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चीज़ आई तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब ये जो मैग्नेटिज्म है ना, ये कुछ कुछ सब्सटेंस अपने अंदर नेचुरली लेकर आते हैं, मतलब ये कुछ सब्सटेंस के अंदर नेचुरली भी पाई जाती है। नेचुरली अगर किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म पाई जाएगी ना, तो जनरली वो जो सब्सटेंस है उसका कुछ अजीब सा शेप होगा और वो फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन आप चाहो तो मैग्नेटिज्म किसी भी सब्सटेंस के अंदर आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हो। उसको आप मैन मेड मैग्नेट्स बोलते हो, जो हमने देखे ही हैं, जो हम इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत सारे मैग्नेट्स बनाते हैं। और ये बनते कैसे हैं पता है? हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी सब्सटेंस में से पास कर दो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। समझ लो ये सब्सटेंस था, ये मैग्नेटिज्म तभी कर सकता है जब इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, अभी समझ लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसमें लाए कहाँ से, एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाओ और उसको इससे पास कराओ। तब जब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी ना, तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। वो क्रिएट करते हैं हम दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अब अलग अलग टाइप के आप इसमें एक ऑब्जेक्ट पढ़ोगे आगे, जैसे कि स्टील रॉड हो गई और अपना सॉफ्ट आयरन हो गया। तो स्टील रॉड पता है क्या करती है, उसको जब आप मैग्नेटाइज करोगे ना तो बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज होगी। ये मेरे स्टील रॉड का टुकड़ा है, आप उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करो, ये बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज होगी। लेकिन अगर हो गई ना, तो ये अपना मैग्नेटिज्म बहुत ही मुश्किल से छोड़ेगी। मतलब आप समझ लो इसको मैग्नेटाइज करने में बहुत मुश्किल हुई, अब जैसे जैसे आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, अब ये अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों को, रिपल कर रही है चीज़ों को। लेकिन अब ये जो इसकी मैग्नेटिज्म इसने एक्वायर कर ली ना, ये बहुत धीरे से उसको छोड़ेगी, वापस जल्दी नहीं छोड़ती। और अगर आपको किसी भी चीज़ से मैग्नेटिज्म हटाना है तो उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो सॉफ्ट आयरन से, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है, और जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे अपने फटाफट अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड उसने एक्वायर करी थी ना, उसको लूज भी कर देगा। मतलब मैग्नेटिज्म है ना आपके सब्सटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपने स्टील रॉड ली या फिर सॉफ्ट आयरन लिया, उस पर डिपेंड करेगी आपकी मैग्नेटिज्म कैसे आने वाली है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो मैग्नेट की, जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं। आपका जो मैग्नेट है ना, बस अब ध्यान रखना, हमारा मैग्नेट आपने इस तरीके से देखा होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। इस चैप्टर में है ना, मैं नॉर्थ पोल को प्लस क्यू एम से लिखूंगा और साउथ पोल को माइनस क्यू एम से। एक तरीके से मैंने नॉर्थ पोल को प्लस क्यू चार्ज, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, तो जहाँ पर हमने चार्जेस पढ़ते हैं ना, वैसे इसको रिलेट करो। यहाँ पे समझ लो एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे समझ लो एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, जो एक डिस्टेंस पे एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब आपको याद आ रहा होगा ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये तो डाइपोल की बात हो गई। जी हाँ, आपका जो ये मैग्नेट्स होते हैं ना, ये एक तरीके से डाइपोल ही होते हैं। नाउ अब आप देखो कुछ प्रॉपर्टीज इस मैग्नेट की। पहला तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जो भी मैग्नेट्स होते हैं ना, उनकी कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। आप कैसा ऑब्जेक्ट लेके आते हो, वो ऑब्जेक्ट जो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अगर नहीं पता तो अभी भूल जाओ, बस इसके इतना याद रखो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आपका मैग्नेट शो करता है, वो आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ऑफकोर्स हम लोगों ने कंपस यूज़ करा है। कंपस क्या करता है, हमारी अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ है ना, उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है ना, उसके कारण वो आपको डायरेक्शंस देखने में हेल्प करता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये तो हमको पता ही है, मैग्नेट के साथ सब ने खेला है। जो भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यानी कि अनलाइक पोल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, जस्ट लाइक चार्जेस।
चार्जेस में प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं सेम चार्जेस ले आऊँ प्लस क्यू एंड प्लस क्यू तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब समझ में आया, मैंने क्यों नॉर्थ पोल को प्लस क्यू चार्ज लिया और साउथ पोल को माइनस क्यू आ गया होगा। अगला है, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है ना प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। प्लस एंड माइनस दोनों साथ में ही होंगे, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल का मतलब सिर्फ अकेला अकेला नॉर्थ या फिर अकेला साउथ, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये याद रखना। लेकिन आप चाहो तो अकेला प्लस क्यू चार्ज एंड अकेला माइनस क्यू चार्ज एग्जिस्ट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने देखा, लेकिन अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर अपने बार मैग्नेट को ट्रांसफर्स कट कर दोगे, ट्रांसफर्स कट क्या कहलाता है, ट्रांसफर्स कट मतलब बीच में से, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो एकदम सेम रहती है। मतलब ये प्लस क्यू जो है वो प्लस क्यू एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अपने आप एक माइनस क्यू जनरेट कर लेगा। मतलब वो कोशिश करेगा अपनी पोल स्ट्रेंथ को सेम रख सके। जैसे ये नॉर्थ साउथ था, पहले ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो जब आपने इसको कट करा तो ये नॉर्थ रहेगा ये भी साउथ ही रहेगा। अब क्योंकि नॉर्थ अकेला नहीं रह सकता इसलिए यहाँ पे एक साउथ जनरेट कर लेगा, ये साउथ अकेला नहीं रह सकता इसलिए अपने आप को यहाँ पे एक नॉर्थ जनरेट कर लेगा। लेकिन अगर आपने लेटरल कट करा फिर इसके लेंथ के अलोंग कट कर दिया तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी या फिर पोल स्ट्रेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी। जैसे आपने जैसे रेशियो में काटा, अगर हाफ रेशियो में काटा तो जैसे यहाँ पे क्यू एम था तो यहाँ पे क्यू एम अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जो नॉर्थ है समझ लो इसकी पोल स्ट्रेंथ n है तो इसकी n/2 हो जाएगी। n/2 इज लाइक अ पोल स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि नॉर्थ/2, ऐसा मत सोचना। समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ है ना अगर बीच में से काट दिया तो इनकी हाफ हाफ हो जाएंगी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो होता है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, आपने को पता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप इंसान नहीं देख सकते, लेकिन पता कैसे चलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ भी, जैसे कि आयरन का पीस आ गया तो आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने लगता है, वी नो दैट। देन मैग्नेट जो है सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जिनको मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलोगे, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया एंड क्लॉथ हो गया, उनको अट्रैक्ट नहीं करता, उनको नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलोगे। देन अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जो नॉर्थ पोल है उसको आप नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ ऑफ मैग्नेट को नॉर्थ पोल बोलोगे एंड साउथ को साउथ पोल बोलोगे। नेक्स्ट, अगर आप दो मैग्नेट को पास में लाओगे जिसके नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल सामने होंगे तो ऑफकोर्स लाइक पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, एंड अगर अनलाइक पोल्स को आपस में सामने लाओगे तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करके स्टिक हो जाएंगे। सभी ने मैग्नेट यूज़ करा है, सबको पता ही ये होता है। मैग्नेट को अगर आप आपस में तोड़ दोगे तो उसमें दो जो है अलग अलग पोल्स वापस से क्रिएट हो जाते हैं जो सेम होते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। जब कोई मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी हो गया, आप एक बार मैग्नेट के पास में लेके आओगे ना तो मैग्नेटिज्म अक्वायर करेंगे। मैंने बताया मैग्नेटिज्म कैसे अक्वायर होती है, जैसे ये मैग्नेट है उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आया तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, तो दैट इज़ वाई वो अपने अंदर भी एक मैग्नेटिज्म अक्वायर कर लेता है, ये कभी मत भूलना। अगला, अब आप देखो ये मैग्नेटिज्म किसी भी चीज़ के अंदर क्रिएट कैसे होती है। अपन ने ये देख लिया कि बार मैग्नेट के अंदर तो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है एक लूप अगर आप लो जिसके अंदर करंट दौड़ रहा हो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड के भी साउथ एंड नॉर्थ होते हैं, है ना। जैसे कि ये लूप है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगी, है ना। एक तरफ से निकल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक तरफ से एंटर कर रही होगी, तो जहाँ से एंटर कर रही है उसको मैं साउथ पोल बोल दूँ, एंड जहाँ से ये सब निकल रही हैं उनको मैं नॉर्थ पोल बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखो साउथ एंड नॉर्थ पोल मिलता है। बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ तो कोई भी पहचान ले, पर आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि जो लूप होता है उसमें भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। अब देखो हमने जो डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट फर्स्ट चैप्टर में, वो क्या था, P इक्वल्स टू जितना भी चार्ज है मल्टीप्लाई बाय जितनी भी उसकी सेपरेशन है। अगर इस केस का मैं एग्जांपल लूँ, ये प्लस क्यू एम चार्ज है माइनस क्यू एम चार्ज है, वो नॉर्थ एंड साउथ पोल को डिनोट कर रहा है और उनके आपस में 2L का डिस्टेंस है, तो मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूँ। उस चैप्टर में डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, यहाँ पर बस उसका नाम बदल दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट कर दिया है वो सेम चीज़। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ये चार्ज हो गए, कोई भी एक चार्ज ले लो, मल्टीप्लाई बाय जितनी भी डिस्टेंस वो सेपरेटेड है, ओके 2L।
अब इसी के लास्ट फोर्थ चैप्टर में आपने एक और फॉर्मूला देखा था, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट का ही फॉर्मूला होता है, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका, अपने लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी इस लूप में टर्न है मल्टीप्लाई बाय करंट, जो भी करंट इस लूप में चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो भी इस लूप का एरिया है। बार मैग्नेट का अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है ये फॉर्मूला, लूप का अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो एक एटॉमिक व्यू देखो कि कोई भी चीज़ के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आता है। अब कोई भी चीज़ है, मैटर है, ओके। अब आप देखोगे सेकंड एस्पेक्ट, ये जो मैटर वाला एस्पेक्ट है ना, अब वो देखो मैटर के अंदर क्या कैसे बना होता है मैटर, एटम्स से। अब एटम्स के अंदर आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या ये सेम सेटिंग ऐसी नहीं हो गई, जैसे कि ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो उसके अंदर करंट भी तो आएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का जहाँ पे फ्लो होता है वहाँ पे करंट आ जाता है। तो समझ लो यहाँ पर आई करंट दौड़ रहा है एक लूप के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लूप में गोल गोल घूम रहा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर हमने देखा कि करंट एक लूप में गोल गोल घूम रहा है तो साउथ और नॉर्थ पोल आ जाते हैं ना, जनरेट हो जाते हैं। वैसे ही एक एटम के अंदर जब पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो उस एटम के अंदर भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल आ जाता है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है, साउथ से नॉर्थ। जैसे आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, यहाँ पे नेगेटिव पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और पॉजिटिव पोल नॉर्थ पोल होता है। तो साउथ से नॉर्थ आपकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट लिखने जाऊँ तो माइनस से प्लस, यानी साउथ से नॉर्थ। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखूंगा, इस डायरेक्शन में। आया समझ। एक एटम के अंदर भी एक मैग्नेटिज्म, मतलब एक एटम के अंदर भी मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के कारण करंट जनरेट होता है, और जब करंट इस तरह से एक लूप में गोल गोल घूमता है तो आप वहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ पोल जनरेट करा सकते हो। इनको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स। क्या बोलोगे इनको, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है या फिर एक एटम की बात हो रही है। यहाँ तो इनको एटॉमिक मैग्नेट्स बोल लो या फिर मॉलिक्यूलर मैग्नेट बोल लो। यानी कि एक मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं और हर एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ ना, ये एक मैटर लिया मैंने, उसके अंदर छोटे छोटे एटम थे, इस समझ लो इस एटम का मॉलिक्यूलर मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनाया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ये अलग अलग लूप्स का बना रहा हूँ, जैसे ये लूप का ऐसा है ना साउथ टू नॉर्थ, ऐसे अलग अलग लूप्स का मैंने बना दिया। अब ये जो अलग अलग लूप होते हैं ना, ये अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर ये कोई भी रैंडम दिशा में हो तो रैंडम दिशा में जब ये होते हैं ना, तो आप इनको ऐसे जोड़ सकते हो। इस तरीके से आप रखो, एक परफेक्ट शेप बना लेते हैं, यानी कि इनकी नेट मैग्नेटिज्म जो है वो जीरो आ गई, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था घूम फिर के यहीं पर ही आ गए। इसलिए इनकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो जीरो हो जाता है। और जिस भी सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है ना, वो एक अनमैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट होता है या फिर अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होता है, जिसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। लेकिन अगर इन्होंने ये जो अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है, इन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया, सारे के सारे जो है इस डायरेक्शन में हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो आप देखो जहाँ से शुरू होता है वो साउथ होता है, जहाँ पे एंड हो रहे होते हैं नॉर्थ होता है। यानी कि वो अपने आप को एक मैग्नेट की तरह अरेंज कर लेते हैं और एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस बन जाते हैं। यानी कि समझ लो एक तरीके से बार मैग्नेट हो गया यहाँ पे। तो बार मैग्नेट के अंदर जो एक एक एटम होगा ना, उसका उस एक एक एटम के अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट होंगे जो सेम डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेट के एक एटम के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आया, क्योंकि एटम होता है एक लूप और लूप में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होता है, और जब भी गोल गोल घूमता है तो एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, यानी कि एक तरफ से आती है एक तरफ से निकलती है। तो जिस तरफ से वो आई उसको मैंने साउथ पोल मान लिया, जिस तरफ से वो निकली उसको मैंने नॉर्थ पोल मान लिया। तो साउथ से नॉर्थ आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली एक एटम के अंदर। तो वैसे ही बहुत सारे एटम्स ने मिलकर बाहर मैग्नेट बनाया होगा और सभी की सभी मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ अलाइन हो गए ना, तब वो आपका एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट बनता है। यही मैंने थ्योरी में लिखा है। अगर एक सर्कुलर लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, देख सकते हो साउथ टू नॉर्थ फील्ड, तो हर एक एटम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है उसको भी एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर कर सकते हो आप। एक अनमैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट ये वाला, उसमें जो ये रैंडमली ओरिएंटेशन में रहते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन के कारण वो एक क्लोज चेन बना लेते हैं कुछ इस तरीके की, जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसल आउट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म नहीं देखने को मिलती, यानी कि ये जो है इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर पाएगा आप आपस की चीज़ों को। लेकिन एक बार मैग्नेट आप देखो तो उसमें जितने भी ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं ये आपस में अलाइन कर लेते हैं और एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं इस तरह से।
अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट डिसाइड कि मैग्नेटाइज होगी कोई सब्सटेंस कि अनमैग्नेटाइज। ये जो एक एक मॉलिक्यूल है ना, एक सब्सटेंस का ये मैटर है, उसका ये एक एक मॉलिक्यूल है। अब हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर ऐसा रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट हुआ किसी सब्सटेंस का तो वो अनमैग्नेटाइज, और अगर एक सब्सटेंस का जो ये अलग अलग एटम्स हैं वो सभी एक डायरेक्शन में हुए तो वो मैग्नेटाइज्ड हुआ। आई होप आपको ये समझ में। वीडियो वी विल सी कि हम एक सर्कुलर लूप को मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल वहाँ पर होता है। सर्कुलर लूप की आपने देख रहा है कि जिस तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बिल्कुल आपके बार मैग्नेट के सिमिलर होती है। जैसे नॉर्थ पोल से निकल रही होती है, साउथ पोल में एंटर कर रही होती है। दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ ये जो लूप के ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ द नॉर्थ पोल, एंड लूप के जो नीचे वाला पोर्शन है एक साउथ पोल है। लूप जो एक छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि बाहर मैग्नेट थोड़ा बड़ा होता है, लूप एक छोटा सा होता है। अब टाइनी मैग्नेट बोलना सही नहीं है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल। अब इस लूप की मैग्नेटिक डाइपोल जो है ना उसकी स्ट्रेंथ काय पे डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स क्योंकि एक लूप है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर सकती है। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ वेरी नहीं करेगी क्योंकि वो फिक्स हो गया, पर लूप की स्ट्रेंथ आप कम घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। कैसे? लूप के अंदर करंट बह रहा है, लूप सर्कुलर है, एंड उल्टा लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये तीन फैक्टर से आप उसकी स्ट्रेंथ को ऑल्टर कर सकते हो। सी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा, उसको सबसे पहले तो आई जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसकी डाइपोल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट को बढ़ाने के लिए आप और उल्टा क्या कर सकते हो, उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा सकते हो, और उसका जो एरिया है उसको बढ़ा सकते हो। इन तीन फैक्टर्स को बढ़ा के आपकी डाइपोल स्ट्रेंथ निकल आएगी इस तरह से। और डाइपोल मोमेंट का जहाँ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से लेके नॉर्थ तक, साउथ टू नॉर्थ। आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी कंपेयर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ही दूसरा फॉर्मूला आपने देखा है क्या होता है, ये जो भी चार्जेस जो उसके आसपास हो, जैसे अगर बाहर मैग्नेट तो आप क्यू एम और माइनस क्यू एम वाला चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। मैंने आपको दो फॉर्मूला करवाए हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। एन आई है लगता है लूप के लिए, और क्यू इंटू डी अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो बार मैग्नेट के लिए लगता है। अब बार मैग्नेट काय से बना होता है, अलग अलग एटम से बना होता है। हर एक एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में पॉजिटिव, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा यानी लूप में करंट बनता है, यानी कि उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट हो गया लाइक दिस। एंड ऐसे बहुत सारे डाइपोल जो है ना उस मैग्नेट के अंदर होंगे। ओके, अगर मैग्नेट के अंदर बहुत सारे डाइपोल हैं यानी कि सभी के सभी सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, लेकिन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइन होंगे। मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है, वीडियो के थ्रू भी बता दी कि किस तरह से एक एक जो लूप होता है वो कैसे एक तरीके से डाइपोल बनाता है। एंड एक लूप अगर डाइपोल है तो इलेक्ट्रॉन अगर एक लूप में गोल गोल घूम रहा होगा ना तो वो भी एक डाइपोल मोमेंट है। अब क्योंकि एटम्स जो हैं कितने सारे होते हैं तो अलग अलग डाइपोल मोमेंट देखने को मिलते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में। अगर एक सब्सटेंस में डाइपोल मोमेंट रेंडमली अरेंज्ड है तो उसकी जो नेट निकल के आती है वो ज़ीरो होती है, इसलिए उसमें कोई मैग्नेटिज्म होती ही नहीं, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होता। उसको आप लेके जाओगे लोहे के पास, वो लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने उसमें एक्सटर्नल फील्ड दी तो एक्सटर्नल फील्ड देने से क्या होगा, सभी के सभी मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। एक डायरेक्शन में अलाइन होने के बाद में अब आप उसको लोहे के पास लेके जाओ, वो लोहे से चिपक जाएंगे यानी कि वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने बहुत अच्छे तरह से आई होप समझाया होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल कुलम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के क्या होता था, के होता था 1/4πε0। अब अगर मैंने समझ लो यहाँ फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज, यानी कि जो मैग्नेट के अलग अलग पोल है उनके बीच में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल के यहाँ वाले साउथ और नॉर्थ के बीच में मुझे फोर्स निकालना है। अब देखो अलग अलग वो हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो क्या करो, फोर्स निकालने के लिए जो कांस्टेंट है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितना इनका स्क्वायर का डिस्टेंस है। बस यहाँ जो कांस्टेंट है वो चेंज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका कांस्टेंट आप यूज़ करते हो वो 4πε0 होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में हमेशा याद रखना अब यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा μ0/4π। और उसकी वैल्यू क्या होती है, पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो देख लो, 10⁻⁻7। ये पूरे की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। अकेले μ0 की वैल्यू जाननी है तो वो होती है 4π × 10⁻⁻7। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अगर आप लोगों ने
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल समझा है, तो ये तो कुछ नहीं आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है kp/r³। बस यहाँ पर अपना जो k कांस्टेंट है ना उसको बदल दो μ0/4π से, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन हुई तो वो आ जाएगी ये रही, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये रही। ओके, सिर्फ k को आपने बदल दिया, और आपकी यहाँ पर अपना डाइपोल मोमेंट चलता था, लेकिन यहाँ चलेगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट बाई बाई है। इलेक्ट्रिसिटी में डाइपोल मोमेंट चलता है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स में मैग्नेटिक मोमेंट चलता है। सेम यहाँ पर हम जब बात करेंगे फील्ड्स की, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती थी, लेकिन अब इस चैप्टर में आप देखो मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। देखना है कैसे, देखो टॉर्क अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल पे वो कितनी लगती है। अब याद करो, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था उस पर टॉर्क लगती थी P×E वेक्टर। P अपना वही डाइपोल मोमेंट होता है और E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या सिखाया है, P जो है इस चैप्टर में होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्लेस कर दो मैग्नेटिक फील्ड से, तो आपका टॉर्क निकल कर आ जाएगा एक मैग्नेट के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ये भी आ गया होगा समझ। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है -PE cos θ। P को रिप्लेस कर दो M से, E को रिप्लेस कर दो B से, आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। ये दो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन वर्क डन अगर आपको निकालना है, किसी भी डाइपोल को रोटेट करने के लिए वर्क डन निकालना था, तो वो होता था PE cos θ1 - cos θ2। लेकिन अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नहीं मैग्नेटिक मोमेंट चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी। एक सिक्स्थ टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, हमको पढ़ना ही चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अभी हाल ही हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ऑफ कोर्स वो एक डाइपोल बना लेता है। अब एक डाइपोल बना तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, तो उसी मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। देख लो, ये इलेक्ट्रॉन था, ये रिवॉल्व हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उसके उल्टी साइड आपका करंट होता है, तो करंट की डायरेक्शन मैंने ये बना दी। नेक्स्ट, अब करंट ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मैंने r ले लिया, और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहा है वो मैंने v ले ली। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, NIAB होता है, जो आपका लूप्स के लिए लेते हो। नॉर्मल डाइपोल के लोगे तो डाइपोल के लिए आप लेते हो Q इंटू डिस्टेंस, लेकिन लूप के लिए लोगे NIA। अभी एक ही कॉइल का लूप है तो N1 हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली IA ले लिया। करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, यहाँ चार्ज किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूंगा, इसलिए वो E/T कर दिया। एरिया ऑफ द लूप क्या होगा, πr²। देन टाइम कितना लगेगा, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। कितना डिस्टेंस कवर करना है इलेक्ट्रॉन को, 2πr, यानी कि इसकी सरकमफेरेंस। मैंने यहाँ पे टाइम निकाला, तो टाइम क्या हो जाएगा, D/V, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे मैंने टाइम की जगह इस वाली चीज़ को पुट कर दिया। सॉल्व करा मैंने थोड़ा सा, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो EV/R/2 आ गया। अब आप लोगों को पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L से डिनोट करते हो, वो MVR होता है। अगर आपने M/L करा तो आपका क्या कट जाएगा, VR और VR कट हो जाता है, और E/2m बचता है। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम होता है E/2m। अब E यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपको पता है और 2 की वैल्यू भी पता है, तो सबको पुट कर दो, आपका आंसर आता है 8.8 इंटू 10⁸। तो ये जो है एक गायरोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। ये इतना झमेला हमने इसलिए पढ़ा ताकि आपको पता चले गायरोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। गायरोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर लूप। अब आओ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर भी गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है। गॉस लॉ जो है वो क्या कहता था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, जो भी आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसका एरिया, वो बराबर होता था जितना भी गॉसियन सरफेस ने चार्ज एनक्लोज करा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक काम करो, गॉसियन सरफेस के अंदर मैग्नेट को इनक्लोज करा दो। तो मैग्नेट के अंदर तो +Q चार्ज भी होता है, -Q चार्ज भी होता है। एक तरीके से डाइपोल जो होता है, डाइपोल को आपने गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज किया है। तो आपको पता है डाइपोल अगर आप एनक्लोज करोगे तो Q एनक्लोज होगा, +Q और -Q कैंसिल होकर 0, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 आ गई।
तो वही काम यहाँ पर होता है। गॉस लॉ अगर आप मैग्नेटिज्म में अप्लाई करोगे ना, तो मैग्नेट के अंदर क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साइड होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाती है। दैट इज वाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाता है। यानी कि एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, गॉसियन सरफेस के अंदर आपने एक डाइपोल रख दिया, एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रख दिया है, तो ये क्यू एनक्लोज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो जाता है। अब देख लो कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 5.1, मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस। पहला है ट्रांसवर्स। हमने ऊपर ही देखा ट्रांसवर्स कैसे कटता है, इस डायरेक्शन में। ओके, ट्रांसवर्स में जो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो सेम रहती है, लेकिन अगर आपने उसको लेंथ के अलॉन्ग काट दिया, यानी कि इस तरीके से अगर आपने लेंथ के अलॉन्ग काटा, तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ में डिवाइड हो जाती है। सेकेंड, अब मैग्नेटाइज नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। ऑफ कोर्स, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो क्योंकि उस पर नॉर्थ पोल पे इस तरफ फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इसलिए नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है, लेकिन उसमें टॉर्क भली लग रही होती, टॉर्क के कारण वो इस डायरेक्शन में इस तरह से मुड़ने लगता है। लेकिन अगर आप एक आयरन नेल को रखोगे बार मैग्नेट के पास में, तो वो तो सिर्फ अट्रैक्ट होगा, यानी कि उस पर टॉर्क और फोर्स दोनों लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि आयरन नेल जो है उसके पास कोई पोल नहीं है जो उसको एक तरफ इधर से खींचे एक तरफ इधर से खींचे, वो दोनों तरफ मैग्नेट की तरफ ही खिंचाएगी। जैसे कि ये है आपकी नीडल, ये मैग्नेट है, वो पूरा तरीके से मैग्नेट उसको खींचेगा, तो दैट इज वाई जो आपकी आयरन नेल है उस पर टॉर्क और फोर्स दोनों लगेगा, लेकिन एक नीडल जो है उस पर टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। देखो सी पार्ट, क्या हर मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। एक टॉरॉइड का जो एग्जांपल लो, हमारी बुक में पहले एक टॉरॉइड का डायग्राम दिया, इस तरह से टॉरॉइड होता है आपका, सोलिनॉइड जैसा होता है ना सोलिनॉइड, उसको समझ लो उन्होंने ख़त्म नहीं करा सोलिनॉइड को, इस तरीके से पूरा एक सर्कल टायर जैसा बना दिया। ये ब्लू ब्लू कलर जो है ना वो वायर है, इस तरीके से वायर को आप एक टायर के अराउंड रोटेट कर दो, तो आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होती है, इस तरह से। जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, इसकी तरह इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्लोज लूप बनाती। तो आप बताओ इसमें आपको कोई साउथ और नॉर्थ पोल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, यानी ज़रूरी नहीं है हर मैग्नेटिक फील्ड की साउथ और नॉर्थ पोल हो। अगला को देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या दो आइडेंटिकल लुकिंग बार है, आयरन बार ए और बी, तो आपको बताना है कौन सा मैग्नेट है और कौन सा नहीं है। तो हमेशा याद रख लो, ये अगर एक मैग्नेट है और यहाँ पर एक लोहा है, तो आप लोहे को यहाँ लाओ या फिर यहाँ लाओ, दोनों तरफ से अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो मैग्नेट्स होते हैं ना, मैग्नेट एक तरफ से अट्रैक्ट होगा है ना, लेकिन दूसरी तरफ से रिपेल होगा, क्योंकि वो आपके क्या बोल सकते हैं उसको, रिपल्शन जो है सिर्फ एक मैग्नेट कर सकता है, रिपल्शन सिर्फ मैग्नेट करता है, लेकिन लोहे जैसी चीज़ें जो होती हैं वो रिपल्शन नहीं कर सकती, इसलिए रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये आपको पता ही होता है, मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन दी है, ये पी नाम का एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैग्नेट की जो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड बना ली, इस डायरेक्शन में ऐसी कर दी और इस डायरेक्शन में ऐसी कर दी। ओके, बस मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, बाकी डायग्राम आपका सेम है। फिर उन्होंने बोला ये Q1 Q2 Q3, 3 कहाँ पे, ये रहा 3 4 5 और 6, यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिकल मैग्नेट्स रखे हुए थे, आपको इनके बारे में चर्चा करनी है, टॉर्क के बारे में। तो मैंने क्या करा कि इन सभी के रिस्पेक्ट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड और उनके मैग्नेटिक मोमेंट से मैंने उसके एंगल निकाल लिए। कैसे निकाले, समझ लो ये Q4 है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, एक तरीके से ऊपर, नहीं थीटा बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री का। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकली, ऐसे जा रही है ना, यानी कि एक तरीके से इधर ऊपर की डायरेक्शन में, और इसका Q4 का देखो टॉर्क नीचे जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो नीचे है, तो Q4 के लिए थीटा मेरा 180 डिग्री हो गया। वैसे ही थीटा जो 6 है, अब देखो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आ रही है और मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर ही है, जीरो हो गया। ऐसा कर करके मैंने सबके एंगल्स निकाल दिए जो इस तरह से आए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा में मैंने थीटा 90 पुट किया, यहाँ पे भी 90 कर दिया, इधर 0 पुट करते हैं, इधर 80 180 और 0, ये सब पुट करके मेरे को सभी क्यू पे मेरी सारी टॉर्क आ गई। ओके, हमको क्वेश्चन में पूछा है ये कौन से, इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम का मतलब जब उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो। अब देख लो यहाँ पर तो सब जगह जीरो है, नेट जो है टॉर्क इन्हीं पर लग रही है 1 और 2 पे, तो इसका आंसर हो गया Q1 और Q2 या फिर 1 और 2। अगला, कौन सा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता है थीटा 0 होता है, यानी कि 3 और 6, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता है थीटा 180 होता है, यानी कि 4 और 5। अगला, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को आपको लोएस्ट करना है,
देखो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब मत समझना कि आपको यू को जीरो करना, हाँ नहीं, यू को आपको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव आपका जब यू नेगेटिव एम बी होगा ना तो ये लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब नेगेटिव एम बी कब होगा, जब कॉस थीटा 1 होगा। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 आपको दिख रहा है 3 और 6 पे। अब आप बोलो कि 3 और 6 दोनों आंसर है क्या, हाँ नहीं, क्यों नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से डिसाइड करो। देखो सॉरी नॉट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डिसाइड करो। ये है आपका Q3 यहाँ पे और ये है आपका Q6। खुद ही बता दो, ये उसके एक्सियल पोजीशन पे है और ये उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर ऐसा मैग्नेट रखा है तो ये आपकी इक्वेटोरियल है, ये उसकी एक्सियल पोजीशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे ज़्यादा होती है कि इक्वेटोरियल पे, आपने अभी हाल ही पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे होती है 2 अपना फिर अपना न्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जितना भी उसके ऊपर अपना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा हो डिवाइडेड बाय आर क्यू, इस तरीके से होती है। और इक्वेटोरियल पे कैसे होती है, इक्वेटोरियल पे न्यू नॉट 4 पाई अपॉन एम देन आर क्यूब। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ज़्यादा है, एक्सियल पे ज़्यादा होती है। अब एक्सियल पे ज़्यादा तो एम भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा नेगेटिव, यानी 6th पोजीशन आपकी जीत जाती है क्योंकि वो एक्सियल पर है। फिर 5.3 देख लो, आपको बस ये बताना है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड सही है। ये देखो, ये तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा। फ्री स्पेस में क्या आपको लगता है कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, यहाँ पे कहीं कहीं क्लोज लूप बना रही है, कहीं कहीं नहीं बना रही, दैट इज वाई ये भी ना है इसका जवाब। सी पार्ट देखो, एक टोरॉइड दिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी है, मतलब एक तरीके से पूरा सर्कुलर दी हुई है, जिसका बिल्कुल सही है ये डायग्राम। अगला आपको एक तरीके से देखो सोलिनॉइड दे रखा है। सॉलिडॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आपने देखी है कुछ ऐसी होती है, ओके यानी कि यहाँ और यहाँ पे हल्का सा बेंड होना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरा ही अंदर बता रहे। मैं इसको सही कब बोलता, जब ये पूरा ऐसा यहाँ और यहाँ तक एक्स्ट्रा होता तब ये सही माना जाता, लेकिन ये यहाँ पर जब एंटर करती हैं तो वो इस तरीके से होती हैं, दैट इज़ वाई ये गलत है। ये है एक तरीके से बार मैग्नेट का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। बार मैग्नेट में बिल्कुल ऐसे ही एक तरफ से निकल रही है, यहाँ से आएंगी और ये क्लोज लूप भी बना रही है, बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल ही गलत डायग्राम है, देखो यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है, यानी कि क्लोज लूप बिल्कुल नहीं, और यहाँ से इधर से भी बाहर निकल रही है, मतलब यहाँ से भी बाहर ही निकल रही है, यहाँ से भी बाहर निकल रही है। ये तो मतलब कुछ भी डायग्राम में बिल्कुल गलत है। यहाँ उन्होंने बोल दिया नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्टली जा रही, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ पे कर्वेचर आपको देखने को मिलता है, कर्वेचर नहीं है यहाँ पे, इसके कारण ये भी गलत डायग्राम, एकदम डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ नहीं घुसेगी, थोड़ा बहुत कर्व होंगी। 5.4 देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलॉन्ग विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल अलाइंस। लेकिन देखो इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बताती है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का है। तो क्या ये वो लाइंस जो है वो लाइन ऑफ फोर्स का भी डायरेक्शन बताएंगे, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज रखा, तो क्या क्यू चार्ज पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, कैसी बात करो, नहीं ना। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने अपना फ्लेमिंग्स लॉ पढ़ा है। फ्लेमिंग्स लॉ क्या कहता है, आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पोजीशन करेगी, आपका जो थंब है वो क्यू चार्ज दिखाएगा और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपका थंब जो है अपना फोर्स निकालता है और मिडिल फिंगर आपकी क्यू चार्ज निकालती है। ये आपने फ्लेमिंग्स लॉ में पढ़ा है। तो फ्लेमिंग्स लॉ अगर आपने इतनी मेहनत से पढ़ा है तो उसका कुछ जानकारी होगी ना, मतलब वही तो बता सकता है फोर्स की डायरेक्शन। या मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो मैंने अगर एक चार्ज इधर रख दिया तो वो भी इधर जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। बी पार्ट देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने बोला कि वैसे तो नहीं करते, नॉर्थ अकेला साउथ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, पर अगर करते फॉर एग्जांपल तो क्या गॉस लॉ बदलता, हाँ बिल्कुल बदलता। गॉस लॉ में क्या चेंज आता, गॉस लॉ जो है आपका 0 से बराबर नहीं होता, वो हो जाता न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एम। देखो गॉस लॉ है वो होता है बी डॉट डी ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला गॉस लॉ क्या था, ई डी ए इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर जो है न्यू नॉट, यहाँ पर जो है आपका कांस्टेंट का काम करेगा, और एप्सिलॉन नॉट हमेशा डिवीजन में लगता है, न्यू नॉट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लगता है। आपने ऊपर वाले एग्जांपल्स में भी देखा, यहाँ पे चार्ज एनक्लोज की बात हो रही है, यहाँ पर हम लिख देंगे पोल जो भी एनक्लोज हो रहा है, पोल्स को आप एम से डिनोट करते हो, तो आपका गॉस लॉ जो है इस तरह से परिवर्तित हो जाता। अब एक जो बार मैग्नेट है वो क्या खुद पर ही टॉर्क लगा सकता है, कैसी बात कर रहे हैं, मैग्नेट है उसकी फील्ड लाइन से है ना, तो क्या ये खुद ही पे टॉर्क लगा रही होगी, मतलब जैसे मैग्नेट आपके सामने रखा है वो खुद पे टॉर्क लगा के क्या गोल गोल घूमता रहता है, नहीं ना। दैट इज वाई बार मैग्नेट खुद पे टॉर्क नहीं लगा सकता। लेकिन एक करंट कैरिंग वायर आपने लिया, उसका एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट पे वो लगा सकता है क्या टॉर्क, हाँ लगा सकता है। क्यों, अगर देखो करंट कैरिंग एलिमेंट बिल्कुल सीधा रखा है
तो नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया तो ये वाला एलिमेंट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे टकराएगी और इसके कारण यानी कि इसके मैग्नेटिक पोल और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में टॉर्क जनरेट हो सकता है। इसके कारण यानी कि सेम वायर पे लग सकती है लेकिन खुद ही मैग्नेट खुद पे टॉर्क कभी नहीं लगा सकता। ऐसा होता तो जितने भी आपके आसपास मैग्नेट पड़े होते हैं ना गोल गोल घूम रहे होते हैं सब। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड अराइज ड्यू टू चार्ज इन मोशन। बिल्कुल सही बात है, चार्ज जब मोशन में होता है तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन आपने देखा रोटेट हुआ, दैट इज वाई उस पर अपना करंट जनरेट हुआ, इसके कारण लूप में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो क्या नेट चार्ज जीरो हो तब भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आपने देखा ही है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल तो इस सिस्टम की जो है चार्ज वो जीरो है, लेकिन आपने देखा ये भी फिर भी लूप का काम करेगा और एक तरफ से यहाँ पे साउथ पोल से आ रही होंगी और नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी फील्ड, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन कैंसिल भी कर रहा होगा। अगर आप प्रोटॉन ना भी रखो तो ये चलता, लेकिन देखो यहाँ पर नेट फोर्स नेट चार्ज है नेगेटिव, लेकिन आप नेट चार्ज अगर जीरो भी हो ना तो भी आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। तो इवन दो कैन अ सिस्टम है मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज विल बी जीरो, यस हो सकता है। देखो आठवां है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलिनॉइड। बार मैग्नेट को सोलिनॉइड का भाई बता दिया। बिल्कुल हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं जो सोलिनॉइड होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा ही होता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बिल्कुल डिट्टो वन ऐसा कॉपी पेस्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के जैसे। बस क्या होता है कि ये जो है करंट जब इसमें चलेगा तभी आपका बार में क्या सोलिनॉइड चलेगा। मतलब जब तक आप सोलिनॉइड में करंट दोगे तब तक उसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, लेकिन अगर सोलिनॉइड के अंदर करंट बंद हो गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाती है। बस यही डिफरेंस होता है बार मैग्नेट का और सोलिनॉइड का। तो जो जो प्रॉपर्टी बार मैग्नेट शो करेगा वो सभी प्रॉपर्टी सोलिनॉइड भी शो करेगा। सोलिनॉइड क्या होता है, जब करंट आप पास करोगे सोलिनॉइड से तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो है वो रेस्ट पे आ जाता है बिल्कुल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे। जैसे आपका मैग्नेट को आप खुला छोड़ दो अपने आप वो अपने अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से अलाइन हो जाता है ना, वैसे आपका सोलिनॉइड भी नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अलाइन होता है। दो करंट कैरिंग सोलिनॉइड अट्रैक्ट कर सकते हैं रिपेल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोल। नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल वाला सोलिनॉइड लाओगे अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल वाले ही सोलिनॉइड लाओगे रिपेल करेगा, जैसे आपका बार मैग्नेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड बिल्कुल सिमिलर है बार मैग्नेट के, यानी कि इसकी बार मैग्नेट की जो अपना एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड होती थी इक्वेटोरियल पे होती थी, एक्सियल पे क्या होती थी न्यू नॉट अपॉन 4π2 मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होती थी न्यू नॉट अपॉन 4π मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यूब। तो सेम टू सेम आपका सोलिनॉइड की भी होगी। सोलिनॉइड की एक्सियल पोजीशन की निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इक्वेटोरियल की निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डिट्टो सेम रहेगी। अब हम देखेंगे कि इतनी देर से मैं बात कर रहा था कोई भी चीज़ को मैग्नेटाइज करते हैं ना तो उसमें रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको कुछ पढ़नी है जो आप मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करने का क्या तरीका होता है, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लू कलर का एक मटेरियल है या सब्सटेंस है जिसको मुझे मैग्नेट बनाना है, मैग्नेटिज्म देनी है, तो मैं क्या करूँगा उसको एक सोलिनॉइड में रख दूंगा। सोलिनॉइड में क्यों रखूँगा, क्योंकि सोलिनॉइड की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जब इस सब्सटेंस से जाएगी ना, पास करेगी ना, तो धीरे 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 ये सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होने लगेगा और इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। आया समझ? तो अब यहाँ पे कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड्स की बात हो रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। पहली तो सोलिनॉइड की, दूसरी जो इस मटेरियल में आ जाएगी। तो उन्हीं की कुछ रिलेटेड टर्म्स होती है जो आपको पढ़नी है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है इस सोलिनॉइड की फील्ड जिसको आप इंड्यूसिंग फील्ड बोलोगे, क्योंकि यही फील्ड आपकी मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कराएगी इस ऑब्जेक्ट में। बच्चे हैं ना इन सारी टर्म्स को लेके इतने कंफ्यूज रहते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। तो देखो फ्लो में पढ़ो जैसा मैं बता रहा हूँ। पहला है इंड्यूसिंग फील्ड, वो फील्ड जो इस सोलिनॉइड ने लगाई, इस तरीके से सोलिनॉइड की फील्ड होती है, आपने देखा ही है। तो ये जो फील्ड सोलिनॉइड लगा रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के गो थ्रू हो रही है और इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कर रही है। अब सोलिनॉइड क्या फील्ड लगाता है, आपने पिछले चैप्टर में देखी है। सोलिनॉइड फील्ड लगाता है न्यू नॉट NI, जहाँ पर ये N होता है टर्न डेंसिटी यानी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन जितनी लेंथ है उसकी। ओके, तो न्यू नॉट NI आपका जो सोलिनॉइड है वो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, तो यही आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाती है। अब अगर मैं ये NI को H से सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा B नॉट इक्वल्स टू न्यू नॉट H। ये H क्या होता है, इस H को आप बोलते हो मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो न्यू नॉट तो कांस्टेंट है ना, NI ही है जो आपकी
ताकत बताता है सोलेनॉइड की। अगर आप सोलेनॉइड में टर्न्स बढ़ा दोगे तो आपका सोलेनॉइड और ताकतवर हो जाएगा। आप सोलेनॉइड में करंट बढ़ा दोगे तो सोलेनॉइड का और ताकत बढ़ेगी। यानी कि सोलेनॉइड की ताकत, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी से वो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है, वो होती है एच, जो कि होता है Ni। ठीक है, समझ में आ गया। Ni जो होता है उसी को मैं H बोल देता हूँ और इसलिए मैं इसको न्यू नॉट H भी लिख सकता हूँ। अगला देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैंने इसको सोलेनॉइड को चालू करा और इसने सब्सटेंस को भी मैग्नेटाइज कर दिया, तो यहाँ पे दो फील्ड्स आ जाएंगी। एक तो ये सोलेनॉइड की फील्ड, ओके, एंड देन थोड़ी देर बाद ये बस सब्सटेंस भी चालू हो जाएगा, यानी कि सब्सटेंस की फील्ड। तो आप ये लिख सकते हैं टोटल फील्ड इक्वल्स टू सोलेनॉइड की फील्ड प्लस वो सब्सटेंस की फील्ड जो भी आपकी मैग्नेटाइज हो गई। अब देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है ये सब्सटेंस ने कितनी फील्ड ली अपने अंदर। सॉलिडॉइड ने तो अपना पूरा काम कर दिया, अब वो सब्सटेंस कितनी फील्ड ले रहा है वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज। क्योंकि हर सब्सटेंस, मैंने जैसे बताया था ऊपर वाली एग्जाम्पल मैंने स्टील का और सॉफ्ट आयरन का लिया था, है ना। हर अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज होता है। ये सब्सटेंस जो है वो किस तरह से मैग्नेटाइज होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, जिसको आप लिखोगे कि सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज होगा तो उसके जो अलग अलग मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे अलग अलग एटम्स के, वो अलाइन हो जाएंगे और एक मैग्नेटिक डाइपोल बना लेंगे। तो कितने मैग्नेटिक डाइपोल बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट करा रहे हो, वही होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये हो गई एम। ये जो एम है ना एक तरीके से एच का काम करती है। जैसे यहाँ NiH होता है ना, वैसे ही यहाँ पर आप M जो है उसको बना सकते हो। देखो एक तरीके से आपको अभी समझना होगा। यहाँ पे देखो हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी सोलेनॉइड की और ये सब्सटेंस की, आप इस तरह से लिख सकते हो। सोलेनॉइड की फील्ड आप लिखते हो न्यू नॉट H, तो आप जो उस सब्सटेंस के अंदर फील्ड आएगी उसको लिखोगे न्यू नॉट कैपिटल M। न्यू नॉट कॉमन ले लो, H प्लस M आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अब आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कुछ नहीं है, न्यू इक्वल्स टू बी बाई एच होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये कैसे बना, देखो आप अगर लिख सकते हो बी नॉट इक्वल टू न्यू नॉट एच, है ना, हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप दोनों जगह से नॉट हटा दो, बी इक्वल्स टू न्यू एच बन गया। तो न्यू क्या हो गया, बी अपॉन एच। यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। ये न्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। अब ये कहाँ से आता है, आपने रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी नॉट। ये पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था फॉर्मूला, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, पिछले चैप्टर भी इसी चैनल पे अपलोडेड है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको आप काई एम भी बुलाते हो। काई एम होती है औकात किसी सब्सटेंस की मैग्नेटाइज होने की। ये थी ये कितना होना चाहता है, लेकिन ये उसकी असली औकात है। मतलब होना तो देखो जो उस पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी, होना तो वो भी चाहते हैं कि हाँ यार मैग्नेट बन जाऊंगा मैं, लेकिन उसकी जो औकात है रियल, वो तो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बनाती है कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करके अपने आप को मैग्नेटाइज कर रहा है। कैसे निकलेगी, वो होती है एम अपॉन एच, यानी कि कितनी उस पर हो रही है मैग्नेटाइजिंग और कितनी उस पर लगाएगी। देखो जितना होता है वो एम बताता है, जितनी लगाई जा रही है वो एच बताता है, इसलिए इसको एम बाय एच बोलाते हैं। और ये जो काई एम है और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, इन दोनों का एक रिलेशन आप पढ़ोगे, वो होता है न्यू परमिएबिलिटी रिलेटिव इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। ओके, अब एक बढ़िया बात बताता हूँ। ये हमने ब्लू कलर का सब्सटेंस लिया है ना, ये मैं कब से कह रहा हूँ अलग अलग सब्सटेंस होंगे, अलग अलग तरीके से मैग्नेटाइज होंगे। ऐसे 3 सब्सटेंस आप रखोगे। ओके, 3 सब्सटेंस हम लेते हैं अलग अलग टाइप्स के और उनके बारे में स्टडी करते हैं। वो 3 होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सुनो, जो बाहर की फील्ड लगेगी सोलेनॉइड से, अगर सोलेनॉइड से नहीं भी लगानी है, एक काम करो, यहाँ एक नॉर्थ पोल रख दो मैग्नेट का, यहाँ पे एक साउथ पोल, मतलब यहाँ पर उसका साउथ होगा, ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्थ रखा है। ओके, तो नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, इस सब्सटेंस से वो पास होगी। ओके, इस तरीके से आप देखो, ये देखा, ये नॉर्थ और साउथ मैंने लिया, ये सब्सटेंस को रखा बीच में से, उसकी फील्ड उसमें से पास होगी, धीरे धीरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगी। ओके, अब आप देखो 3 टाइप्स के सब्सटेंस आपके वर्ल्ड में पाए जाते हैं। देखो वैसे तो एक सब्सटेंस होगा जो मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता, वो तो अलग ही आप है। ये सब्सटेंसेज जो इसमें थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिज्म आएंगी, उनकी क्लासिफिकेशन हुई है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे प्लास्टिक, उसको तो आप मैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते, तो उसको आप भूल जाओ। ये ऐसे सब्सटेंस है जिनमें मैग्नेटिज्म आती है, लेकिन अलग अलग टाइप्स से आती है। पहला सब्सटेंस होता है डायामैग्नेट। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसी होती है, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगी
थोड़ी सी आएगी और तो और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी जितनी आपने बाहर से अप्लाई करी। रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, ये सब्सटेंस के ऊपर, इसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिज्म आई लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। ओके, अगर बाहर से आपने ये अप्लाई करी नॉर्थ टू साउथ, इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ये रहा उसका साउथ एंड ये रहा उसका नॉर्थ, उसका डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। ओके, ये बाहर से आ रही थी। अब आप सोचोगे इसकी रिपेल क्यों कर रही है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, आपस में रिपेल करेंगे। दैट इज़ वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके पास नहीं होती, ऊपर और नीचे से निकलती है। अगला आता है पैरामैग्नेटिक। ये अच्छा बच्चा है, एवरेज बच्चा है, ये होता है मैग्नेटाइज, लेकिन और मतलब ये होना चाहता है मैग्नेटाइज, होता भी है लेकिन वीकली होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये नॉर्थ साउथ लग रही है तो इसके अंदर भी सॉरी, ये मैंने यहाँ पर शायद तक ऐसा बनाया था ना, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगी इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन यानी कि ये भी साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। देन थर्ड आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि स्ट्रांगली बनेगी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सेम डायरेक्शन जहाँ बाहर की फील्ड लग रही है। अगर बाहर की फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी जो कि इसी डायरेक्शन में होगी। आया समझ? तीन तरीके के सब्सटेंस हैं। अगर आपने उनको रखा बाहर की एक्सटर्नल फील्ड में, तो पहले में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दूसरे में सामने के डायरेक्शन में आ रही है, तीसरे में भी सामने के डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वीक मैग्नेटिज्म आता है, यहाँ पे भी वीक आता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आता है। आई होप अब आपको समझ आ रहा हो। वही मैंने यहाँ लिखा है, वीक मैग्नेटिज्म आती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है जो आपने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है। यहाँ पे वीक मैग्नेटिज्म आता है लेकिन सेम डायरेक्शन जहाँ पर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आता है इन द डायरेक्शन सेम एज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम आगे देखते हैं। ये जो है, आप अगर इसको मैग्नेट के पास में लाओगे ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये मैग्नेट से रिपेल होंगे। मैग्नेट से रिपेल यानी कि ये मैग्नेट के पोल्स हैं, यानी कि आप इसके पोल के पास में लाओ, ये पोल से दूर जाएंगे। अब पोल के पास तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग से वीक पे जाते हैं, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक होते हैं, ये पोल्स से रिपेल करेंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं नॉर्थ टू नॉर्थ ये रिपेल करने की कोशिश करते हैं और वीकली रिपेल होते हैं। ये वीकली अट्रैक्ट होंगे और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल्स आप देख लो, बिस्मथ, कॉपर, फिर उसके बाद लेड, जिंक, टिन और अपना गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और थोड़ी सी एलॉय। अब आप जब इनको मैग्नेट्स के बीच में रखोगे ना, तो ये अपने आप को परपेंडिकुलरली अलाइन करता है, ये पैरेलल अलाइन करेगा, ये भी पैरेलल अलाइन करेगा, क्योंकि देखो ये तो अपनी मैग्नेट के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तरीके, जैसा मैग्नेट होता है वैसे ही अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, पर ये ऑपोजिट करता है ना, इसके कारण ये परपेंडिकुलर हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये काई-एम। अब देखो मैंने क्या बताया था, काई होता है मैग्नेट की, मतलब कोई सब्सटेंस की मैग्नेटिज्म गेन करने की क्षमता। अब ये जो है इंसान, ये मैग्नेटिज्म गेन तो करता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है और कम गेन करता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू होती है। इसके अंदर मैग्नेटिज्म आती है, सेम डायरेक्शन में आती है लेकिन कम आती है, इसलिए पॉजिटिव। इसके अंदर मैग्नेटिज्म आती है लेकिन बहुत स्ट्रांग आती है और इन द सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और एग्जाम्पल, इसकी नेगेटिव आएगी लेकिन कम वैल्यू आएगी। नेगेटिव का साइन दिखाता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है, कम वैल्यू दिखाती है कि वीक मैग्नेटिज्म आई है। इसकी पॉजिटिव लेकिन कम वैल्यू होगी। पॉजिटिव दिखाता है कि सेम डायरेक्शन में आई है मैग्नेटिज्म, स्मॉल वैल्यू दिखाती है कि इतनी अच्छी मैग्नेटिज्म नहीं आई। इसका भी पॉजिटिव दिखाता है कि सेम डायरेक्शन में आई है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, दिखाता है कि ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। काई-एम, जो अब आपने इसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई-एम। अगर काई-एम नेगेटिव हुआ यानी कि आपका न्यू आर जो है 0 हो सकता है मिनिमम, या फिर 1 तक जा सकता है। ओके, अगर ये नेगेटिव हो, जैसे 1 माइनस 0.5 हो गया फॉर एग्जांपल, तो आंसर 0.5 आएगा, यानी कि 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसकी ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि 1 प्लस पॉजिटिव समथिंग ग्रेटर देन 1 ही होगा, और इसका ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसमें मैग्नेटिज्म तब तक रहेगी इस सब्सटेंस में जब तक ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। जैसे बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बंद होगी, इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। और तो और ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसकी मैग्नेटिज्म जो है वो बाहर हाँ, इसकी भी सेम टू सेम ऐसी ही रहती है। बाहर की बंद करो, इसकी मैग्नेटिज्म भी उसी समय खत्म हो जाएगी। और इसकी मैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, बाहर से आप जितनी फील्ड लगाओगे, जितनी ज़्यादा फील्ड लगाओगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से मैग्नेटाइज होगा।
और टेम्परेचर के आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कूल टेम्परेचर पे करते हो ना आप किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज, वो उतना जल्दी अच्छे से मैग्नेटाइज होता है। सेकंड, और इसका जो है इसकी मैग्नेटिज्म जो है थोड़ी देर तक रहती है। अगर आपने बाहर की ये मैग्नेटिज्म बंद भी कर दी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म इस सब्सटेंस ने एक्वायर करी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने, ये थोड़ी देर तक रहती है। अब सवाल आता है मैग्नेटिज्म आती कैसे। मैंने आपको सिखाया था कि अगर बहुत सारे अलग अलग ये उनके ये मैटर है, फॉर एग्जांपल इसके अलग अलग एटम है, हर एक एटम का अपना अपना डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे डाइपोल मोमेंट होता है वैसे इनका अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है। यूजुअली जब ये अनमैग्नेटाइज्ड हैं तो देखो ये अलग अलग डायरेक्शंस में है, और अलग अलग डायरेक्शंस में इसलिए एक साइकिल चेन बना लेते हैं जो इक्वल्स टू जीरो निकल के आता है, यानी कि अभी ये अनमैग्नेटाइज्ड है। लेकिन जैसे ही आप इसको बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, देखो इनकी सेम डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड ये खुद अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। दैट इज़ वाई ये एक साउथ टू नॉर्थ की फील्ड बना लेते हैं। आगे समझ। देन हम जाएंगे थर्ड पे। अब ये जो है इसके अंदर भी आप देखोगे ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। देखा जाए ना तो इसके अंदर छोटी छोटी डोमेन्स बनी होती हैं इस तरीके की, होते हैं ये रैंडमली स्कैटर्ड हैं, ये भी रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं लेकिन ग्रुप में। थोड़े से ग्रुप इस तरह से हैं, थोड़े से ग्रुप ऐसे हैं, यानी कि आप ओवरऑल देखोगे तो रैंडमली स्कैटर्ड ये भी हैं। देखो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, लेकिन ये थोड़े थोड़े ग्रुप में रहते हैं इस तरीके से। देन जब इस पर आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये जो है अपने आप को एक ही जगह पे डायरेक्ट कर लेंगे, तो अलग अलग डोमेन जो है डोमेन्स खत्म हो जाएंगी, एक ही डोमेन बचेगी और इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। देन यहाँ पे डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होती है ना, इनके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये ऊपर स्पिन वाला नीचे वाला स्पिन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए मैग्नेटिज्म नहीं आने देते। लेकिन आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं पता है, जो हल्की सी भी मैग्नेटिज्म अपने अंदर नहीं आने देते, यानी कि काई एम इनका -1 होता है, आने ही नहीं देते। नेगेटिव यानी कि उल्टी डायरेक्शन में 1, -1 का मतलब होता है कोई सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म आ ही नहीं रहा, सारी की सारी वो अपनी रिपेल कर देते हैं जो भी उन पर मैग्नेटिक फील्ड आप डालने की कोशिश करोगे। देखो कितना जिद्दी है, ये कम से कम थोड़ी सी आने दे रहा था और मैग्नेटाइज हो रहा था, ये थोड़ी और आने दे रहा था और मैग्नेटाइज हो रहा था। ये तो बिल्कुल जब ये है रिपेल कर रहा है, लेकिन सुपर कंडक्टर इतना स्ट्रांगली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कि वो उसमें घुसेगी ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटाइज होगा कैसे, इसलिए वो कभी मैग्नेटाइज नहीं होते। कायम उनका -1 होता है। ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं। परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म को मिसनर इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर कायम -1 हो गया तो परमिएबिलिटी रिलेटिव हो जाती है 0, क्योंकि वो 1 माइनस कायम होती है। ये भी अगर -1 हो गया, -1 0 हो जाता है। लेट अस सी द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। पहला है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान से देखो, मैग्नेट के पास जैसे ही डायामैग्नेटिक मटेरियल आया, मैग्नेट ने उसको रिपेल कर दिया। वापस से देखना, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास मैं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल को लाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपेल हो गया। यही मैंने आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में लिखवाया भी है। अब देखो कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। जब मैग्नेटिक फील्ड पिंक कलर की ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, सभी के सभी इंडिविजुअल एटम्स जो हैं उसके ऑपोजिट साइड में अलाइन हो रहे हैं, सबके मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट साइड में अलाइन हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन और नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने आपको लिखवाया है एग्जाम्पल में। कॉपर, लेड, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन, इनकी एक्स वैल्यू जो होती है नेगेटिव <1 होती है, या फिर नेगेटिव होती है, आप ऐसा बोल सकते हो, नेगेटिव <0 होती है। एंड देन न्यू आर जो है वो 0 से 1 तक हो सकता है। सुपर कंडक्टर्स जो मैंने आपको बताया था, कूल टेम्परेचर पे आप इनकी जब आप काई एम निकालोगे तो काई एम आता है -1 एंड न्यू आर इक्वल्स टू 0 आता है। ध्यान से देखो, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनको रिपेल करते हैं, दैट इज़ वाई वो चीज़ उस पर फ्लोट कर रही होती है। देखो ये नॉर्मल स्टेट है। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है अभी आपको देखने को मिलेगा। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक्सटर्नल लग रही है उनको रिपेल कर रहा है। दैट इज़ वाई उस पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से घूम गई है ना, दैट इज़ वाई वो लेविटेट करने लगता है। सुपर कंडक्टर ट्रेन्स में यूज़ होता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट नहीं होते, वीकली अट्रैक्ट होते हैं एक मैग्नेट से। एंड आप उसकी मैग्नेटिज्म देखो, ये वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाके में जाते हैं। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड थी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में वो आ गए।
अब इनके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सेम एज इन द डायरेक्शन होगा जहाँ की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब शुरुआत में, अभी मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं थी देखा, तो अभी कुछ तो भी रैंडम सी है, तब वो ज़ीरो था, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, देखो सभी के सभी एक दिशा में अलाइन हो गए। ये सेम डायग्राम मैंने बनाया जब जब नहीं लगी थी तो कोई भी रैंडम था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो था, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगने लग गई तो उन सभी का जो मैग्नेटिक मोमेंट है सेम डायरेक्शन में लग रहा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं अपने एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और बाकी कौन कौन से लिखा है, मैंगनीज और प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है। इनकी जो काई वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन बहुत कम पॉजिटिव होती है। न्यू आर जो होती है वो भी 1 से ग्रेटर होती है, लेकिन स्मॉल स्मॉल, दोनों जगह पे मैंने आपको मेंशन किया था स्मॉल एंड स्मॉल लिखना पड़ता है। क्यूरीज लॉ जो है आपको भी नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसमें यह है कि क्यूरीज लॉ से ही पता चलता है कि आपकी जो मैग्नेटिज्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है। कम एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे कम मैग्नेटिज्म होगी, ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों बातें लिखा दी। क्यूरीज लॉ में आपने वही करा। अपना जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है आई, आप कैपिटल एम से भी लिख सकते हो। आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी नॉट से। आप दोनों को यहाँ कॉमन करके लिख दो तो आ जाएगा। एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है सी, यहाँ पे बताएंगे, ये रहा सी कांस्टेंट लगा दो तो आई इक्वल्स टू सी बी नॉट अपॉन टी आता है। ये थर्ड इक्वेशन होगी। बी नॉट इक्वल्स टू न्यू नॉट एच होता है, तो आप उन दोनों में से बी नॉट वहाँ पर लिखो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा काई इक्वल्स टू 1 अपॉन एच है, ठीक है। जल्दी फॉर्मूला बनाओ, इन दोनों को आप वहाँ पर पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा काई इक्वल्स टू सी देन न्यू नॉट अपॉन टी। ये फॉर्मूला जो है बोर्ड्स में नहीं है, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में नहीं है ये फॉर्मूला, हमारी बुक में कहीं भी क्यूरी लॉ का तो ज़्यादा बात नहीं कही है। करी भी है तो बस इतनी बताइए कि टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी भी आपकी मैग्नेटिज्म एक ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। कॉमन सेंस की बात, बाहर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम रखोगे ना तो और अच्छी तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होती है जो मैक्सिमम, आप जितना लो कर दिया टेम्परेचर और जितना ज़्यादा बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर एक्सटर्नल उसको मैक्स कर दो एंड टेम्परेचर को बहुत लो कर दो, तो वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है। यानी कि जो मैक्सिमम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जितनी मैक्सिमम फील्ड आ सकती है उसको आप सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हो। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं नॉर्थ पोल या फिर जो भी मैग्नेट की तरफ। वीक से ये भी स्ट्रॉन्ग की तरफ आ रहे हैं, पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड में थे फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ गए और स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी होते हैं। देखो फटाक से वहाँ पे पहुँच गया, एकदम चिपक गया उससे। कौन कौन से होते हैं अभी दिखाएंगे शायद। अच्छा पहले कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ लो। कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म सेम है, इसमें जो होती है डोमेन वाला लॉ चलता है, अलग अलग डोमेन्स होती हैं। एंड देन जो ये डोमेन होंगी, ये रहा देखो अलग अलग डोमेन्स आपको दिख रही है ना, हर एक डोमेन की एक अलग मैग्नेटिक मोमेंट है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तो हर डोमेन में अपनी अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। लेकिन ये रहा एक डोमेन, इसके अंदर 10 की पावर 11 एटम्स आते हैं हर एक डोमेन के अंदर, तो 10 की पावर 11 अलग अलग मैग्नेटिज्म होगी और नेट मैग्नेटिज्म नेग्लिजिबल होती है, लगभग जीरो। लेकिन आप देखो आपने एक एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट लगाई तो देखो सभी डोमेन्स एक तरफ अलाइन हो गए, इसी के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर फेरोमैग्नेटिज्म के मैग्नेटिज्म जनरेट हो गई। इसके एग्जाम्पल है आल्निको। आल्निको एक अलॉय है स्टील और टोनल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में देखो ध्यान से, उसमें आयरन एग्जाम्पल है, कोबाल्ट है और निकल है। दो टाइप के सॉफ्ट और हार्ड होते हैं पर अपने इतने डेप्थ में नहीं जाना, आपको याद रखना है आयरन कोबाल्ट निकल। और जो अलग अलग एलॉय होती है वो हार्ड में आता है। इसकी जो काई वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और न्यू आर जो है वो भी बहुत ज़्यादा 1 से बड़ा होता है। ये दोनों ही चीज़ मैंने आपको लिखवाई है। एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो भी एग्जाम्पल पढ़े उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। पहला है आपको कैपिटल एच की वैल्यू बतानी है और कुछ कुछ चीज़ें आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है। आई दे रखा है 2 एम्पियर, एन दे रखा है 1000। आपको पता है एच का फॉर्मूला मैंने एन आई लिखवाया ही है। आई ये रहा, एन ये रहा, पुट करो आपका आंसर आपके सामने।
अब बी पार्ट में कैपिटल एम की वैल्यू पूछी, मैंने आपको अभी हाल ही न्यू नॉट की मल्टीप्लाई करो एच प्लस एम से, तो आपका बी निकल आता है। ये वाला फॉर्मूला आपको करा है। अब इस फॉर्मूला में आपको क्या बी की ज़रूरत पड़ेगी, और बी जो है वो सी पार्ट में हम निकाल नहीं लेंगे। तो सी पार्ट पहले आप बी निकालो, देन बी जो है वो यहाँ पे निकाल के आप एम निकाल पाओगे। तो पहले सी पार्ट देखो, बी क्या है, बी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे न्यू इक्वल्स टू बी बाई एच। ये मत बोलना नहीं करा है, ऑफकोर्स करा है, या मेरे ये रहा फॉर्मूला, जो जो करा है सबसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ भी मन से नहीं लाया हूँ। एंड ये वाला फॉर्मूला भी करा है जिससे आपको न्यू की वैल्यू पता चलेगी। तो न्यू की वैल्यू आएगी न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड देन ये हो जाएगा बी बाई एच। बी आपको निकालना है, जो न्यू नॉट है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है 400, और आपको बी निकालना है। एच को ले जाओ मल्टीप्लाई में, एच आपने अभी हाल ही निकाला 2000, तो आपका सॉल्व करके आंसर 1 टेस्ला आ जाएगा। देन 1 टेस्ला यहाँ पे पुट कर दो, और परमिएबिलिटी नॉट जो है उसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एच आपने यही से निकाला, एम ही तो निकालना है, एम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁵ नेक्स्ट आपसे आई एम पूछा है। आई एम क्या होता है, देखो सॉलिनॉइड में अपना एक करंट होगा, है ना, एंड देन अब उसमें एक सब्सटेंस आ गई है, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गई है, तो उसकी पहले मैग्नेटिक फील्ड से सॉलिनॉइड की, फिर सब्सटेंस जब आ जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और हो जाती है। तो सॉलिनॉइड के करंट पे फर्क पड़ता है। पहले सॉलिनॉइड में सिर्फ आई करंट दौड़ता था, लेकिन अब सब्सटेंस भी उसमें आ गया, जो सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज हो गया, तो अब आपके सॉलिनॉइड में आई प्लस जो सब्सटेंस जो करंट लाता है उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, वो भी दौड़ने लगेगा। तो पहले कौन सा करंट दौड़ रहा था, बी इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई दौड़ रहा था, लेकिन अब वो जो सब्सटेंस उसके अंदर मैग्नेटाइज हुआ है उसके कारण वो हो जाता है आई प्लस आई एम। बी की वैल्यू आपने निकाली, न्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू भी, स्मॉल एन की वैल्यू 1000 दे रखी है, और फिर वो आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, और आई एम आपको निकालना है। आप आराम से आई एम की वैल्यू 794 एम्पियर निकाल सकते हो। ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो मेक श्योर टू डाउनलोड दैम एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।